शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। यूट्यूब चैनल आगाज़ में आप साइमा मंसूर की आवाज़ सुन रहे हैं। हमारे चैनल पर तालीमी, तहकीकी और मालूमाती वीडियोस का ये सिलसिला जारी रहेगा। आज की इस वीडियो में हम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्हें हम AQ खान के नाम से भी जानते हैं, पाकिस्तानी इंजीनियर और पाकिस्तान के जोहरी हथियारों के प्रोग्राम में एक अहम शख्सियत जो कई दहाइयों तक इसमें शामिल रहे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को भोपाल में पैदा हुए, जो उस वक्त बरतानवी हिंदुस्तान की साबका रियासत भोपाल का एक शहर था और अब मध्य प्रदेश का दारुल हुकूमत है। उनका खानदान उर्दू बोलने वाले पश्तून नजाद हैं। उनके वालिद अब्दुल गफूर एक स्कूल टीचर थे जो कभी वजारत तालीम के लिए काम करते थे, और उनकी वालदा जुलेखा एक इंतहाई मजहबी जहनियत की हामिल घरेलू खातून थी। उनके बड़े बहन भाई खानदान के दीगर अफराद के साथ 1947 में हिंदुस्तान की खूनी तकसीम के दौरान पाकिस्तान हिजरत कर गए थे, जो अक्सर खान के वालिदैन को पाकिस्तान में मिलने वाली नई जिंदगी के बारे में लिखते थे। भोपाल के एक मुकामी स्कूल से मैट्रिक करने के बाद खान ने 1952 में सिंध मेल ट्रेन में हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत की, जिसकी एक वजह रिजर्वेशन की सियासत थी। उस वक्त उनकी जवानी के दौरान हिंदुस्तान में मजहबी तशद्दुद ने उनके आलमी नुक्ता नज़र पर अनमिट नकूश छोड़े थे। अपने खानदान के साथ कराची में आबाद होने के बाद खान ने कराची यूनिवर्सिटी मुंतकिल होने से पहले DJ साइंस कॉलेज में मुख्तसर तौर पर तालीम हासिल की, जहां उन्होंने 1956 में सॉलिड स्टेट फिजिक्स पर तवज्जो मरकूज करते हुए फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस के साथ ग्रेजुएशन किया। 1956 से 1959 तक खान को कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने वजन और पैमाइश के इंस्पेक्टर के तौर पर मुलाजिम रखा और स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दी, जिससे उन्हें मगरबी जर्मनी में तालीम हासिल करने का मौका मिला। 1961 में खान मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मादी साइंस की तालीम हासिल करने के लिए मगरबी जर्मनी रवाना हुए, जहां उन्होंने इल्मी तौर पर धातकारी के कोर्सेज में महारत हासिल की। लेकिन जब उन्होंने 1965 में नीदरलैंड की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में तब्दीली की तो मगरबी बर्लिन छोड़ दिया। 1967 में खान ने मटेरियल टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जो कि पाकिस्तान में मास्टर ऑफ साइंस के मसावी है। 1972 के मौसम बहार में खान को यूरेनको के डच पार्टनर्स के जेली कॉन्ट्रैक्टर फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री ने रखा। यूरेनको में बरतानवी, जर्मन और डच कंपनियों का एक कंसोर्शियम 1971 में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजिस के इस्तेमाल के जरिए यूरेनियम की अफजूदगी की तहकीक और तरक्की के लिए कायम किया गया था। ये सेंट्रीफ्यूजिस हैं जो इंतहाई तेज रफ्तारी से काम करते हैं। खान को निचली सतह की सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई थी, लेकिन धीमी निगरानी के जरिए उसने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजिस टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात की मुकम्मल रेंज तक रसाई हासिल की और कई बार अलमेलो में डच प्लांट का दौरा किया। उनका एक काम जदीद सेंट्रीफ्यूजिस पर जर्मन दस्तावेजात का डच में तर्जुमा करना था। मई 1974 में हिंदुस्तान के हैरत अंगेज जोहरी तजर्बे स्माइलिंग बुद्धा के बारे में जानने के बाद खान ने एटम बम बनाने की कोशिशों में अपना हिस्सा डालना चाहा और दी हेग में पाकिस्तानी सफारत खाने के ओहदेदारों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि ये करना मुश्किल है, PIEC में बतौर मेट्रोलॉजिस्ट अपनी नौकरी तलाश करें। अगस्त 1974 में खान ने खत लिखा, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन उन्होंने सितंबर 1974 में पाकिस्तानी सफीर के जरिए वजीर आजम सेक्रेटरीट को एक खत भेजा। खान से नावाकिफ उनकी कौम के साइंसदान पहले ही 20 जनवरी 1972 से खुफिया क्रैश हथियारों के प्रोग्राम के तहत एटम बम की फिजिबिलिटी के लिए काम कर रहे थे, जिसकी हिदायतकारी रिएक्टर के माहिर तबियात मुनीर अहमद खान कर रहे थे। उनका खत पढ़ने के बाद वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को तस्दीक के लिए खान, जो उस वक्त नामालूम थे, पर सिक्योरिटी चेक करवाया और अपने PA बशीरुद्दीन महमूद की क़यादत में एक टीम रवाना करने को कहा, जिसने खान से उनके घर पर मुलाकात की और भुट्टो को इस्लामाबाद में उनसे मिलने का खत भेजा गया। दिसंबर 1974 में पाकिस्तान पहुंचने पर खान टैक्सी लेकर सीधे वजीर आजम सेक्रेटरीट गए। उन्होंने गुलाम इसाक खान, आगा शाही और मुबशर हसन की मौजूदगी में वजीर आजम भुट्टो से मुलाकात की, जहां उन्होंने इंतहाई अफजूदा यूरेनियम की अहमियत की वजाहत की। इस मुलाकात का इख्तिताम भुट्टो के इस तबसरे पर हुआ कि लगता है कि वो समझदार है। 2001 में खान ने मुशर्रफ इंतजामिया में साइंस और टेक्नोलॉजी के मुशीर के तौर पर खिदमात अंजाम दी और एक अवामी शख्सियत बन गए, जिन्हें अपने मुल्क के सियासी कदामत पसंद हलकों से काफ़ी हिमायत हासिल थी। 2003 में बुश इंतजामिया ने मुबैना तौर पर जोहरी फैलाव के नेटवर्क के शवाहिद को वापस कर दिया, जिसने खान के किरदार को मुशर्रफ इंतजामिया में मुलविस किया था। खान को 31 जनवरी 2004 को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। 4 फरवरी 2004 को खान पाकिस्तान टेलीविजन पर नमूदार हुए और उन्होंने 1999 से 1991 के दरमियान ईरान और 1991 के दरमियान शिमाली कोरिया और लीबिया को टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने का एतराफ़ किया। 1997 में मुशर्रफ इंतजामिया ने खान को गिरफ्तार करने से गुरेज किया, लेकिन खान के खिलाफ हिफाजती समाअत शुरू की, जिन्होंने फौजी तफ्तीशकारों के सामने एतराफ़ किया कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने ईरान को टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने की इजाज़त दी थी।
5 फरवरी 2004 کو صدر پرویز مشرف نے خان کو معافی جاری کر دی کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ان کے سیاسی حریف اس معاملے کو سیاسی رنگ دیں گے۔ معافی کے باوجود خان، جنہیں قدامت پسندوں کی مضبوط حمایت حاصل تھی، انہوں نے مشرف انتظامیہ کی سیاسی ساکھ اور امریکہ کی شبیہ کو بری طرح سے نقصان پہنچایا تھا، جو خیبر پختونخوا میں شورش کے عروج کے دوران مقامی آبادی کے دل و دماغ جیتنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2012 میں خان نے ایک قدامت پسند سیاسی وکالت گروپ تحریک تحفظ پاکستان کے قیام کا اعلان کیا، بعد میں اسے 2013 میں تحلیل کر دیا گیا۔ خان گھر واپسی کے واقعات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، خاص طور پر 1971 میں بھارت کے ساتھ ایک مختصر سی جنگ میں پاکستان کی ذلت امیز شکست، ایک نئے آزاد ملک بنگلہ دیش کے قیام کے ذریعے مشرقی پاکستان کا نقصان، اور مئی 1974 میں بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکہ۔ 17 ستمبر 1974 کو خان نے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا جس میں ایٹم بم کی تیاری میں مدد کی پیشکش کی گئی تھی۔ بھٹو نے دسمبر 1974 میں خان سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ پاکستان کو بم حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے۔ 15 دسمبر 1975 کو وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے بلو پرنٹ کی کاپیاں اور سپلائرز کی فہرست لے کر پاکستان سے ہالینڈ کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ابتدا میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ کام کیا، لیکن اس کے سربراہ منیر احمد خان کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ 1976 کے وسط میں بھٹو کی ہدایت پر خان نے یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت کو فروغ دینے کے مقصد کے لیے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کی بنیاد رکھی۔ خان کے آپریشنز کا اڈہ اسلام آباد سے 50 کلومیٹر جنوب مشرق میں کہوٹا میں تھا۔ وہاں خان نے جرمن ڈیزائن پر مبنی پروٹوٹائپ سینوٹیفیجز تیار کیے اور اپنے سپلائرز کی فہرست کو سوئس، ڈچ، برطانوی اور جرمن کمپنیوں سمیت دیگر سے ضروری اجزاء درآمد کرنے کے لیے استعمال کیا۔ 31 جنوری 2004 کو خان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دوسرے ممالک میں منتقل کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ 4 فروری کو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک بیان پڑھا جس میں اپنی کارروائیوں کی مکمل ذمہ داری لیتے ہوئے اور فوج اور حکومت کو کسی بھی قسم کی شمولیت سے بری الذمہ قرار دے دیا۔ اگلے دن انہیں پاکستان کے صدر پرویز مشرف نے معاف کر دیا، لیکن انہیں 2009 تک گھر میں نظر بند رکھا گیا۔ خان کے ناقدین خاص طور پر مغرب میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ایسے نرم سلوک پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں جسے ایک مبصر نے سب سے بڑا ایٹمی شر پھیلانے والا بھی کہا۔ تمام وقت تاہم بہت سے پاکستانیوں کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک فخر کی علامت ہیں، ایک ہیرو ہیں جن کی شراکت نے بھارت کے خلاف پاکستان کی قومی سلامتی کو مضبوط کیا۔ اگست 2021 میں خان کو کووڈ-19 کے مثبت ٹیسٹ کے بعد خان ریسرچ لیبارٹریز ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ خان 10 اکتوبر 2021 کو 85 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کے مسائل کے ساتھ اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں منتقل ہونے کے بعد انتقال کر گئے۔ اسلام آباد کے 8H قبرستان میں تدفین سے قبل فیصل مسجد میں ان کی سرکاری تدفین کی گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں ان کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستانی عوام کے لیے وہ ایک قومی آئیکن تھے۔ صدر پاکستان عارف علوی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایک شکر گزار قوم ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری گزشتہ ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔